हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। फिर आप बोलोगे जेकेपी एसआई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपके सामने आने जा रहा है और ये एमसीक्यू सीरीज जो आपके सामने आएंगे ये आपके बेस्ट रहने वाले हैं। आप यकीन मानिएगा, आगे सीरीज कंटिन्यू होती जाएगी, फिर आप देखते जाइएगा। फिलहाल इनिशियल लेवल पे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इस पे सिर्फ जो सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस वाला रहता है जो आपके पेपर में 40 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश जो आपके पेपर में 15 मार्क्स की 30 मार्क्स की आने वाली है। लगभग 70 जो नंबर का पेपर है वो मैं फिलहाल कवर करने चाह रहा हूँ। इसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा तो बाकी सब्जेक्ट वगैरह भी मैं कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। आज के डे वन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा गया है विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट टू 4000 ओडीआई रन इन 2025। 2025 में 4000 ओडीआई रन बनाने वाली फास्टेस्ट फीमेल क्रिकेटर का नाम आपको बताना है। इंडियन कैटेगरी में पूछा जा रहा है। चार तरह के ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, मिथाली राज, शिफाली वर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब आप इसका पीडीएफ देखोगे तब आपको और बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज का, क्यों वो समझिए। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में था, वही क्वेश्चन है। उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है और ये मैं आपको वर्बली बोल के क्या बता रहा हूँ, आपके सामने लिखा भी होगा। जब आपको रिवाइज करना होगा क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा, बट एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको पता लग जाएंगे। रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो भी पेपर में आराम से अटेम्प्ट करोगे। अब देखो, पहली फीमेल क्रिकेटर इंडियन जिन्होंने 4000 का जो मार्क क्रॉस करा वो है स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो माइलस्टोन अचीव करा है ये 95 इनिंग्स में करा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि कितनी इनिंग में ये स्कोर बनाए। 95 इनिंग्स लगी है 4000 का मार्क क्रॉस करने में। और सेकंड इंडियन है मिथाली राज, इनसे पहले कवर कर चुके हैं, 4000 रन क्रॉस कर चुकी हैं इसमें, लेकिन ओडीआई में। बट मिथाली राज के बाद अगर सेकंड नंबर किसी ने अगर 4000 रन क्रॉस करे हैं वो स्मृति मंदाना है। और फास्टेस्ट किसने करे हैं वो स्मृति मंदाना ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ओवरऑल मतलब सभी नेशंस की बात करेंगे, ओवरऑल रैंकिंग इनकी बात करेंगे, ये 15th बैटर है जिन्होंने ये जो मार्क है 4000 रन वाला वो क्रॉस करा है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए सबसे जल्दी रन किसने क्रॉस करे 4000 ओडीआई रन, वो जैसे मंदाना की बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे थर्ड नंबर पे आती है। थर्ड फास्टेस्ट जो है इन्होंने 4000 रन का मार्क क्रॉस करा है। अगर हम टॉपर की बात करेंगे, पहले और दूसरे नंबर की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क 86 इनिंग में 4000 का मार्क क्रॉस करा था और दूसरा मैगलेनिंग 89 इनिंग्स में ये मार्क क्रॉस कर। तीसरे नंबर पे स्मृति मंदाना जी आते हैं, ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये पहले इंडियन वुमेन है जिन्होंने सभी फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2025 की अगर बात करूंगा, एक और अपडेट करंट अफेयर वाला, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड से भी इन्हें ही सम्मानित करा गया है। लास्ट टाइम जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर था, इस बार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये दो बार ट्रीटी हुई थी ना, एक बार आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हुई थी, लेकिन ये पहली वाली पूछ रहे हैं, तभी ब्रैकेट में 1665 भी मेंशन करा हुआ है। ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये किसके बीच में साइन करी गई थी? शिवाजी के बीच, शिवाजी महाराज की बात करेंगे। और किसके बीच में साइन करी गई? क्या औरंगजेब, जयसिंह वन, दारा शिकू या मुराद बख्श? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बैटल ऑफ पुरंदर की बात करेंगे। मुगल एम्पायर यानी कि औरंगजेब की तरफ से बोलो और यहाँ पे मराठास के बीच में लड़ी गई 1665 में। उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर औरंगजेब की बात करेंगे, ये किसको अपॉइंट किया जाता है? अपनी तरफ से जय सिंह को अपॉइंट करते हैं। पहले दो बंदन को रिप्लेस करके जय सिंह को अपॉइंट करा जाता है और 12,000 की आर्मी को दी जाती है कि आप जाइए मराठा किंग शिवाजी के अगेंस्ट में लड़िए। जय सिंह जो कैंपेन स्टार्ट करते हैं वो इस तरह से कि शिवाजी महाराज को आइसोलेट करने का काम करेंगे, फिर अटैक करेंगे, इस तरह से चलता है। और फाइनली जब जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं वहां के लोगों को जैसे बुरी तरीके से मारने का काम करते हैं, शिवाजी महाराज को ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। उसी ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। और इसमें और भी बड़ी कहानी आपको देखने को मिलेगी। जब ये देखते कि मतलब बड़ा लॉस हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, तो खुद सहमत हो जाता है कि हाँ मैं ट्रीटी साइन करूंगा। अपने 23 किले जो है वो एग्री कर जाते हैं इनको देने के लिए, 12 अपने पास रखते हैं। और ये आपको देखने को मिल रहा है गोल्ड मतलब पेगोडा कॉइन्स होते थे ना पहले पहले, वो भी देते हैं, मुगल्स को देते हैं इस तरह से। और इन्हें उस टाइम पे कहा जाता है शिवाजी महाराज को आप एक काम कीजिए, आप हमारी तरफ से मनसबदार बन जाइए। लेकिन ये उस टाइम पर मतलब उस मोमेंट पर ये सोचते हैं कि अगर मैं हाँ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा डिसीजन लेते, कहते नहीं मैं नहीं, मेरे बेटे संभाजी की बात करेंगे, वो मनसबदार बनने की, क्योंकि अगर ये बन जाते हैं ना
तो इनको वो जो इनका रीजन था वहां से बाहर बेच के दूसरी तरफ कहीं पे बेच देते, और अगर दूसरी तरफ चले जाते तो मराठा एम्पायर बिल्कुल ही खत्म हो जाता। इस सोच के साथ उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी छोटा है, उसको बना देंगे लेकिन मैं नहीं बनूंगा। और भी इस ट्रीटी के बीच में जब आप इस ट्रीटी को ध्यान से पढ़ते हो और भी कई बेहतरीन बातें समझने को मिलती है कि कैसे एक रूलर की बात करेंगे वो 5,000 का ग्रुप कैसे 50 का ग्रुप 5,000 से लड़ता था, 150 ग्रुप 1,500 से लड़ा करता था, वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। बट फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो किसके बीच में साइन करी जाती है, शिवाजी महाराज के बीच में और जय सिंह वन के बीच में। जय सिंह वन को रखा औरंगजेब ने था, लेकिन ट्रीटी साइन हुई शिवाजी महाराज और जय सिंह वन के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे आज के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है बनी ग्रासलैंड की बात करेंगे जो कि अपने इकोसिस्टम की वजह से जाना जाता है, वो कौन सी इंडियन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? क्या गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? कहां देखने को मिलेगा? चलिए इसका भी करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। बनी ग्रासलैंड की बात करें, आपको स्क्रीन में भी देखने को मिल रहे हैं, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट यानी कि गुजरात में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया के जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं उसमें इसका भी नाम आता है, बनी ग्रासलैंड का भी नाम आता है। और जैसे यहाँ पर एक, जैसे आपके सिलेबस में कल्चरल टॉपिक आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे डांसिंग एक मतलब फेस्टिवल बोलो से चिरबट्टी कहा जाता है, वो सेलिब्रेट कर जाता है। इन्हीं बनी ग्रासलैंड्स की बात करेंगे तो कल्चरल टॉपिक से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, वो चारीदन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी तैयार कर रहा है, जो कि इकोसिस्टम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल बनी ग्रासलैंड की बात करेंगे, कहां पर है? गुजरात में आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है जो टर्म है अनुलोम और प्रतिलोम, ये एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में किसके लिए यूज करी जाती थी? अनुलोम प्रतिलोम किस को डिनोट करता था? क्या ये टाइप ऑफ मैरिजेस थी उनके लिए यूज करा जाता था, या सोशल मोबिलिटी जो वर्ण के ऊपर बेस्ड थी उसके लिए टर्म्स यूज करी जाती थी, या फिर ये टर्म्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए यूज करी जाती थी, या फिर जो टेंपल के स्टाइल होते थे ना आर्किटेक्ट स्टाइल, उसके लिए यूज करी जाती थी? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो टर्म है अनुलोम और प्रतिलोम, ये यूज करी जाती थी इंटरकास्ट मैरिजेस, मतलब टाइप ऑफ मैरिजेस आप बोलोगे इसके लिए टर्म यूज करी जाती थी। जैसे अगर कोई इंसान, कोई आदमी की मैं बात करूंगा जिसकी कास्ट हायर कास्ट कहते थे, अगर वो किसी लोअर कास्ट के वुमेन से शादी करेगा उसे अनुलोम कहते थे। और अगर कोई मैन लोअर कास्ट से है और वो हायर कास्ट की लड़की से शादी करता है तो उसको प्रतिलोम कहेंगे, ठीक है। अगर हायर कास्ट वाला मैन है तो अनुलोम, और अगर लोअर कास्ट वाला मैन है हाई कास्ट से शादी करेगा तो प्रतिलोम। अनुलोम मैरिजेस की बात करें तो कभी फिर भी कभी कभी टॉलरेट किया जाता था, इवन चलता भी था, लेकिन प्रतिलोम मैरिजेस की बात करें उन्हें कंडेम किया जाता था, डिस्करेज किया जाता था। तो फिलहाल इतना समझ आ गया, अनुलोम और प्रतिलोम की बात करेंगे, ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपको देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, एक एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चंस वो होते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, एक वो होते हैं, और एक जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं जो कभी कभी पहली बार नाम सुनते हैं, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के कभी कभी लगते हैं, कभी मॉडरेट लेवल के लगते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी कराऊं, कॉमन भी कराऊं, और कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपके सामने लाऊं, सो दैट किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप वो कवर कर सको। कोशिश ये रहने वाली, देखते हैं कि कहां तक कोशिश चलती है और आप सभी कितना सपोर्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, कहा जा रहा है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो आपको कहां देखने को मिला, कहां पे उसका इनॉग्रेशन करा गया? कन्याकुमारी, अमरावती, मुंबई या फिर चेन्नई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई की स्पेलिंग गलत है। तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज आप देख भी सकते हो, ये कहां पे इनॉग्रेशन करा गया इसका? कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आप करेक्ट आंसर बोल दोगे। किसको कनेक्ट करने का काम करता है? ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को थिरुवल्लर स्टैचू से कनेक्ट करने का काम करता है, और टूरिस्ट यहाँ पे वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और ये ब्रिज जो है इसका इनॉग्रेशन 30 दिसंबर 2024 को करा गया, मतलब 2025 में ही आप मान के जो स्टार्टिंग में करा गया था। और 77 मीटर लॉन्ग ब्रिज आपको देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की सरफेस है, नीचे बिल्कुल क्लियर दिखता है आपको। ये आपने क्या पता है रील्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह में, इमेजेस वगैरह में भी देखा होगा, पर नहीं भी देखा कोई बात नहीं। कन्याकुमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के 6th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है द रियोतवारी सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन? रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम की बात करेंगे, पहली बार कहां लाया गया? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल,
या अवध या उड़ीसा कुछ लिखा होगा, उड़ीसा शायद से लिखा होगा ये। तो रेतवारी सिस्टम की बात करेंगे, देखो ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। आपको पता है पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, जमींदार से टैक्स वगैरह लिया जाता था, वो आगे गांव का देखता था पूरे सिस्टम। लेकिन रेतवारी सिस्टम में रेत मतलब कल्टीवेटर, आप डायरेक्ट जो कल्टीवेटर जो खेत में काम कर रहा है किसान है, डायरेक्ट उसे सेटलमेंट कर रहे हो, तो तभी नाम इसका रेतवारी सेटलमेंट देखने को मिला। इसको किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने लाया था, 1820 में लाया था, और बाद में फिर जाके ये बंगाल का गवर्नर वगैरह भी बना, बट जो भी है थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रेतवारी सिस्टम लाया गया था, 1820 में लाया गया था मद्रास की तरफ से, ठीक है। और ये जो पहले आपको स्टार्टिंग में देखने को मिला, ये पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करा गया, फिर बाद में इसको बॉम्बे में भी एक्सटेंड करा गया था। तो पहले इंट्रोड्यूस कहां पे करा गया? मद्रास में, बाद में बॉम्बे में करा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। तभी थॉमस मुनरो की बात करें, बाद में मद्रास का जो है कंट्रोल वगैरह भी दिया गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द शारदा स्क्रिप्ट रिसेंटली रिवाइव्ड इन जम्मू कश्मीर वाज हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर। शारदा स्क्रिप्ट किस लिए यूज करते थे? संस्कृत और कश्मीरी लैंग्वेजेस के लिए, डोगरी और पंजाबी लैंग्वेजेस के लिए, उर्दू और पर्शियन टेक्स्ट के लिए, या फिर लद्दाखी और बाल्टी लैंग्वेजेस के लिए। तो शारदा स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही होगी। ये जो आपको देखने को मिले कश्मीरी लैंग्वेज और संस्कृत को लिखने के काम आती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलरली कश्मीरी रीजन आपको देखने को मिलती थी, और ये प्राइमरी स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे। 8th से लेके फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 20th सेंचुरी तक, ये प्राइमरी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिली, और इसने बड़ा जैसे वैदिक वर्क, स्कल्पचर्स, कमेंट्रीज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा, और हमें बड़ी बेहतरीन बातें भी इससे पता लगी। शारदा स्क्रिप्ट मतलब क्या है? संस्कृत और कश्मीरी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए यूज करा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? अशोका को, हर्ष को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, सॉरी आगे तो चलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त एम्परर में आपको देखने को मिलेंगे। इनको टाइटल जो दिया था ये वाला, एक हिस्टोरियन थे V.A. स्मिथ, इन्होंने जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था समुद्रगुप्त को, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है, जो कि इनके ही दरबार में एक हरिसेना हुआ करते थे, उन्होंने इनके बारे में लिखा था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये समुद्रगुप्त से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ, अगर आप चाहो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो JKPSI का, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहां पर फिलहाल काफी समय से टेस्ट वगैरह रुक चुके थे, लेकिन अब इस संडे, जो संडे आने वाले संडे से वहां पे दोबारा से वीकली टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पेंडिंग वीडियोज हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज MCQ सीरीज वहां पे चल ही रही है, वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। ये जो सीरीज है, ये सीरीज वहां पर भी अपलोड होती रहेगी, और इस सीरीज के जितने भी PDF हैं वो सभी PDF भी आपको वहां पर अपलोड होते हुए मिलेंगे, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि जो इस सीरीज के PDF हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो पर भी मिल जाएंगे। आप JK लेटेस्ट इन्फो को टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे जाके भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, कहा जा रहा है वर्ली पेंटिंग्स की बात करेंगे, ये किस स्टेट को बिलोंग करती हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। अभी 2025 में JKSS में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। वर्ली पेंटिंग्स की बात करेंगे, ये ट्राइबल आर्ट की फॉर्म है। ये एक्चुअली में है क्या? एक वर्ली ट्राइब है जो कि आपको महाराष्ट्र में बेसिकली देखने को मिलती है, कुछ गुजरात में भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र की बात करें, वहां से स्टार्टिंग हुई, तो वर्ली पेंटिंग जो महाराष्ट्र को बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कुलर, ये शेप्स यूज करी जाती है जो नेचर को डिपिक्ट करती है। जैसे सर्कल का मतलब हो गया मून हो गया, सन हो गया। ट्राइंगल का मतलब जैसे आप बोलोगे फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज हो गए। सर्कल का मतलब इंसान की जिंदगी चारों तरफ से बंद है, वो जमीन में है, इस तरह से। तो ये स्टाइल, जो बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं वो वहां पर यूज किए जाते हैं वर्ली पेंटिंग्स में। और इसको जनरली जो अगर आप फॉर्म देखोगे, ट्रेडिशनल वे है कि रेड कलर का बैकग्राउंड होगा, यानी कि मड में किया जाता है, रेड कलर की मड, और ऊपर व्हाइट कलर से पेंटिंग की जाती थी। तो इसका बेसिक पैटर्न रहता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करें, कहा जा रहा है द टर्म एरिड सॉइल्स रेफर टू, जो टर्म है एरिड सॉइल किसके लिए यूज करी जाती है? सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, सैलिन और अल्कलिन सॉइल्स के लिए, डेजर्ट सॉइल के लिए, या फिर माउंटेन सॉइल के लिए। देखो ये आपको एरिड सॉइल देखने को मिल रहा है। एरिड सॉइल्स जो है वो ऐसी सॉइल है जिनको
फॉर्मेशन एरिड या फिर सेमी एरिड क्लाइमेट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे रेनफॉल बड़ी कम होती है, पानी की कमी आपको देखने को मिलती है, इस तरह की जमीन आपको देखने को मिलती है। ये एरिड सोइल से नाम से जाना जाता है। और बेसिकली एरिड सोइल जो है लैटिन वर्ड है एरिडस, उससे आता है। और एरिडस का मतलब होता है ड्राई, यानी कि डेजर्ट वाले एरियाज की जो लैंड है उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो डेजर्ट सोइल आप कह लोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करें, कहा जाए पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन करा उधमपुर बारामूला रेल लाइन का, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉलेस्ट ब्रिज, रेलवे टॉलेस्ट ब्रिज जो आपको देखने को मिला, चेनाब ब्रिज भी देखने को मिला। ये स्ट्रेच कितना था? 550 किलोमीटर, 175 किलोमीटर, 272 किलोमीटर या फिर 350 किलोमीटर? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। 272 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको ये देखने को मिला था, जिसकी अगर मैं बात करूंगा उधर यूएस बीआरएल जिसे कहते हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, जो कि 1997 में स्टार्ट कर गया था, 28 साल लगे कंप्लीट होने में। पहला फेज 55 किलोमीटर का, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू को उधमपुर से कनेक्ट करा गया था, अप्रैल 2005 में कंप्लीट हुआ था। इसमें चेनाब ब्रिज आपको देखने को मिलता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलता है। 359 मीटर आपको रिवर बेड से ऊपर की हाइट आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुटेबल रहता है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर को भी आराम से सुटेबल ये रहता है। और ये मतलब इंडिया को, बाकी स्टेट्स को, जम्मू से तो कनेक्ट था ही था, कश्मीर से कनेक्ट करने का काम किया। देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी आप ट्रेन के थ्रू आराम से जा सकते हैं। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, सॉरी इसका आंसर सामने देखने को मिल गया। धूमल डांस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की कौन सी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म करा जाता है? आंसर आपको दिख ही गया है। तो धूमल डांस की बात करेंगे, वतल ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक फोक डांस जम्मू कश्मीर का देखने को मिलेगा, जो जनरली ट्रेडिशनली यहाँ के जो मैन है इस ट्राइब के वो परफॉर्म करते हैं। और इसमें अलग तरह की कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेगी, रोब्स, ये कैप्स आपको कॉनिकल कैप्स आपको देखने को मिलेंगी, ये बीर्ड शेल्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह का ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बोल आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने इस वतल ट्राइब के जनरली वही डांस परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक ओकेजन में सेट लोकेशन पर परफॉर्म करते हैं। और इस डांस को कहा जाता है कि क्रिएट किसके द्वारा करा गया था? शाह शुकर सलोनी जी के द्वारा करा गया था, जो कि फॉलोअर थे सूफी सेंट बाबा नसीमुद्दीन गाजी के। और कहा जाता है कि उन्हीं को ऑनर करने के लिए डांस स्टार्ट करा गया था। तो जो भी धूमल डांस की बात करेंगे, वतल ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द बैटल ऑफ शोपियां जो कि 1819 में हुई, इसकी वजह से क्या हुआ? क्या मुगल रूल का एंड हुआ, या सिख कंट्रोल आ गया था कश्मीर के ऊपर, या डोगरा रूल स्टार्ट हो गया था लद्दाख में, या ब्रिटिश का कंट्रोल डायरेक्टली जम्मू में आ चुका था? क्या हुआ था बैटल ऑफ शोपियां की वजह से? आपसे वो पूछा जा रहा है। बैटल ऑफ शोपियां जो कि 3 जुलाई 1819 को लड़ी गई, ये सिख अंपायर और दुरानी अंपायर के बीच एक एनकाउंटर देखने को मिला, जिसमें सिख फोर्सेस को लेड कर रहे थे हरि सिंह नलवा और मिस्र दीवान चंद। इन्होंने अफगान फोर्सेस को डिफीट करने का काम करा, और अफगान फोर्सेस की तरफ से थे जब्बर खान। और जिसकी वजह से क्या हुआ? कश्मीर का जो कंट्रोल है वो सिख एम्पायर के पास चला गया। इसकी वजह से जो मुस्लिम रूल था वो खत्म होता है, और सिख एम्पायर जो आप कह सकते हो वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो बैटल ऑफ शोपियां का आपको समझ आ गया क्या हो गया यहाँ से? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिख कंट्रोल ओवर कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स डिड इंडिया विन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024? इन चारों में से पहली बार इंडिया ने 2024 में कौन सा टूर्नामेंट जीता, आपसे वो पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन आपने देख लिए। अब ये 45th चेस ओलंपियाड, जिसे इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल एक चेस इवेंट की बात करें, जिसको ऑर्गेनाइज करा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये इंडिया से पहली बार विनर रहा, तो वही आपको देखा जा रहा है। ये बुडापेस्ट हंगरी में देखने को मिला था, सितंबर के मंथ में ये टूर्नामेंट पूरा चला था। देखो मेडलिस्ट की बात करें, 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, ओपन वाली, एक वुमेन वाली और ओपन दूसरी वाली देखने को मिलती है। दोनों कैटेगरी की बात करेंगे, दोनों कैटेगरी में इंडिया विनर। इंडिविजुअल ओपन में गुकेश का पहला नाम आपको देखने को मिला इंडिया की तरफ से। तीसरे नंबर पे एक और नाम है अर्जुन वाला, और वुमेन में आपको दिव्या देशमुख भी नाम देखने को मिल रहा है, वंतिका अग्रवाल भी देखने को मिल रहा है। इसमें एक और ट्रॉफी वहां पे भी इंडिया का नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो 5 चेस ओलंपियाड जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने स्क्रीन में आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, अभी फिलहाल जो इंग्लिश का सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है एरर फाइंड कर, आपको एरर कहां पर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। एरर कहां पर आपको वो बताना है। 4 तरह के ऑप्शन हैं। अब यहां पर देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है। जब सिंगुलर ट्रीट करता है तो आप हैव तो यूज करते नहीं हो। जब ही होता है, शी होता है, ही हैव तो नहीं बोलते, शी हैव तो नहीं बोलते। सिंगुलर के साथ आप हैज यूज करते हो ना, तो ही हैज आता है,
शी हैज आता है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज आ जाएगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में हैज देखने को मिलेगा, तो हैव सबमिटेड गलत हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, हैव सबमिटेड नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन 16 में कहा गया है एंटोनिम आपको बताना है, इन स्पीड का एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। चार तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए। देखिए इन स्पीड की बात करें, सब मतलब होता है जिसका टेस्ट बड़ा कम हो, फीका हो, फ्लेवर कम हो, कलर कम हो, है ना, टेस्टलेस हो, इस तरह से। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बड़ा टेस्टी हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, कहा जा रहा है एक इडियम आपके सामने, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैसे बचाना। देखो खुद सोचो, एक कैंडल है, आप उसको दोनों साइड से जला रहे हो, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या पैसे बचा रहे हो, नहीं, तो पैसे बर्बाद कर रहे हो। टू ओवरवर्क वनसेल्फ, हद से जितना हो सकता है ज्यादा काम ले रहे हो सकता है। टू लाइट टू कैंडल्स, दो कैंडल्स एक साथ लाइट करने का काम कर रहे हो, वेस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप एग्जॉस्टिंग वे में जो है वो काम कर रहे हो, मतलब हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हद से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो वही है कि टू ओवरवर्क वन सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 18 में कहा जा रहा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो इंसान जो सोचता है कि प्लेजर ही सबसे अच्छी चीज है, वो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, चार तरह के ऑप्शन दिए गए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेडनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान जो इसे सोच रखता है, इस सोच को बोलते हैं हेडनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की तरफ चलेंगे, कहा जा रहा है विंडिगेट का साइनोनियम यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो विंडिगेट की बात करेंगे, इसका मतलब होता है प्रूव करना कि कुछ बड़ा सही है, जो आपका डिसीजन था चाहे सभी अगेंस्ट थे, चाहे अलग तरीके से काम कर, लेकिन जो डिसीजन था वो सही था, वो गया विंडिगेट। तो उसका मतलब एक्सोनरेट भी वही चीज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेम, कंडेम और एक्यूज करना तो अलग हो गए ना, तो एक्सोनरेट वैसे एक ऑप्शन बचा था, आप वही टेक कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बना है, शी सैड, उसने कहा आई विल हेल्प यू टुमारो, तो आपको मतलब शी सैड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो चुका है, शी सैड दैट कहीं पर देखने को नहीं मिला, तो शी सैड दैट होना चाहिए था। शी सैड दैट, आई का क्या बन जाएगा, आई जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी सैड दैट शी आ जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, हेल्प यू है ना, तो यू का बन जाएगा शी सेड आई विल हेल्प यू, तो शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, तो टुमारो को होता था नेक्स्ट डे ना, तो शी, ये टुमारो को तो नेक्स्ट डे चेंज किया नहीं, दो ही ऑप्शन में चेंज किया था, बाकी विल का वुड होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए में ही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करेंगे, हालांकि आपके सामने शी सेड दैट शी वुड आ जाएगा, ठीक है। आपको एफेमरल का एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना क्या हो जाएगा। देखो एफेमरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बड़े कम समय के लिए टिके, उसके लिए एफेमरल यूज करते हैं ना। जैसे प्लेजर जो है वो एफेमरल होता है, बड़े कम टाइम के लिए टिकता है, कोई भी चीज हो कम टाइम के लिए, चाहे प्लेजर, चाहे मतलब खुशी हो, चाहे दुख हो, कुछ भी हो कम टाइम के लिए टिकता है, इस तरह से मान के चलो। तो इसका जो एंटोनिम अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, एटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, काफी टाइम तक चले, या एंडिंग हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में कहा जा रहा है आपको करेक्ट स्पेलिंग एम्बेरस के कौन से हैं वो बताना है, एम्बेरस फील करना, वो एम्बेरस के करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, EMBARRASS, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, द मीनिंग ऑफ द इडियम, एक इडियम आपके सामने है, टू कट द गॉर्जियन नॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा। चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, आप किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ला रहे हो, आप रिलेशनशिप को सवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे है आप किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर रहे हो, उसके हम ये इडियम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो ये स्लाइड्स पीडीएफ तैयार करे ना, इसमें बड़ा टाइम लगा, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ा है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, फिर उसका उसके लिए एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बस मुझे चाहिए आपकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल जाए,
रिस्पॉन्स का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें ताकि मुझे लगे हाँ इंटरेस्ट बन रहा है, मैं थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर सकूं, बस वो थोड़ा सा चाहिए। आपकी तरफ से एफर्ट्स लगाओ, वीडियोस को शेयर करो, मेरी तरफ से डबल एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 24 में देखने को मिल रहा है, फिर से इनडायरेक्ट डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन को देखने को मिल गया। शी सैड तो वैसे ही रहेगा, दैट तो आएगा ही आएगा, आई का तो शी बन जाएगा दोबारा से शी। अब हैव है ना, हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही लगता है, तो शी सैड दैट शी हैड आना चाहिए ना, तो शी हैड फिनिश्ड, माई का हर का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में हैव को हैड में चेंज ही नहीं करा गया, आप डायरेक्टली वहां से भी चेक कर सकते थे, टाइम बच सकता था। आज के फिलहाल लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कहा जा रहा है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू हाईवे, इसको पैसिव वॉइस में लाना है। देखो पैसिव वॉइस की बात करेंगे, अब आपको पता है जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाना पड़ता है, सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो द न्यू हाईवे पहले बन जाएगा, तो न्यू हाईवे से तो सभी के सभी स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद वर्ब जहां पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस में तो वॉज या वर यूज करना है, तो द न्यू हाईवे है तो हम इसके लिए वॉज यूज करेंगे, सिंगुलर के तरह ट्रीट हो रहा है, तो द न्यू हाईवे वॉज, ये तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो बीइंग तो आना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन सेट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेट में फिर से मिलेंगे 25 क्वेश्चन के सेट के साथ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर करोगे। थैंक यू, जय हिंद।